हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दुर्गेश शर्मा, MBBS MD, जनरल फिजिशियन। आज आपसे बात करने वाला हूँ नौपता के बारे में। नौपता का जिक्र आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगहों पे, अखबारों में भी आता है, और सुना नहीं होगा तो एटलीस्ट फील तो कर ही लिया होगा, क्योंकि गर्मी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। कहीं कहीं टेम्परेचर जो है दिल्ली में 48, 49, 47, 46, 45 नॉर्मल है ना। मोबाइल वगैरह जब आप टेम्परेचर देखते हैं तो दिखाता है 44, 45, वट जो भी दिखाए, बट फील्स लाइक 48, फील्स लाइक 49। सो वट एवर इट इज़ सेइंग कि फील्स लाइक, दैट मीन्स इट्स द एक्चुअल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी फील कर पा रही है, वही टेम्परेचर है। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेके हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। नौपदा, देखो ये एक संस्कृत का टर्म है। संस्कृत में इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है नौपाद। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बोला गया नौपदा, और इंग्लिश में इसी टर्म को एज इट इज़ लिया गया नौपाद, NAUPAD, नौपाद। तो ये नौपाद, नौपदा होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ नथिंग एल्स, इट्स द अनदर नेम ऑफ, और मे बी क्लोजर टू हीट वेव। इट्स बेटर टू से इट इज़ क्लोजर टू हीट वेव। अब आप क्योंकि इसके नाम से ही ये पता चल रहा है कि इसमें 9 आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस पीरियड में आने वाली 9 दिन, 9 डेज, ये एक्सट्रीम हीट वेव से गुजरती हैं। अब सवाल आता है कि एक्सट्रीम हीट वेव इन्हीं 9 दिनों में क्यों? तो बस होता क्या है कि हम एक सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, मतलब हमारा भारत देश एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, और सब ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से हम तमिलनाडु से लेके अगर चलें तो गुजरात, और उधर ऊपर तक चलें तो उड़ीसा, और इधर नॉर्थ ईस्ट में चलें तो मणिपुर हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये सारे एरियाज़ जो हैं, एक तरफ भारत अरेबिक सी से कनेक्टेड है, महाराष्ट्र, गोवा, ये अरेबिक सी से कनेक्टेड है। बंगाल के साइड वाला जो भी इलाका है, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तुम्हारा तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो, ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। एनीवे, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफी, बट जियोग्राफी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? इसी से आपको पता चलेगा। देखिए, नौपता में होता क्या है कि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा धरती पे पड़ती हैं, और हमारे भारत देश की धरती के चारों तरफ है समुद्र। तो जो किरणें धरती पे पड़ी वो समुद्र पे भी पड़ी, और समुद्र पे पड़ने के बाद समुद्र ने उन सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये एब्जॉर्प्शन अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नॉर्मल है, बट आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ abnormal, completely abnormal। मतलब समुद्र को तो एब्जॉर्ब करना ही करना है, लेकिन abnormal इन सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, might be normal for others, I mean other creatures।
तो जब ये सूरज की किरणें एब्जॉर्ब हुई समुद्र के अंदर, अरेबिक सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, और भारत एक बड़ा विचित्र देश है, नीचे पूरा ओशियन है और पूरा नॉर्थ में जाओगे तो पूरा हिमाचल और उत्तराखंड, कश्मीर, मतलब पूरा हिमालय एरिया है जहाँ हमेशा बर्फ़ ही रहती है. इवन देयर आर सम एरियाज इन द इंडिया विच आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो लाइक सियाचिन. एनीवे, तो होता क्या है कि दैट क्रिएट्स अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्रा से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से गर्म हवा निकलनी शुरू होती है. लेकिन वहीं ऊपर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, जहाँ पे ठंडी हवाओं का निकलना जारी रहता है. अब ये ठंडी हवा जब गर्म हवा से मिलते हैं, देयर इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से बारिश आती है. लेकिन गर्म हवा का एक स्वभाव है. देखो, आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, बट एज मच एज आई कैन टेल यू कि जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी तो ऑब्वियसली बरसात करेगी या फिर साइक्लोन लेकर आएगी. जो अभी हाल में हमने सुना एक साइक्लोन आया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के एरिया में, और जिसने नॉर्थ ईस्ट को भी कवर किया. तो गर्म हवा ठंडी हवा से मिली, या तो साइक्लोन बना या मूसलाधार बारिश की. लेकिन ये गर्म हवा जब तक उस ठंडे एरिया तक नहीं पहुंचती है, कब तक? जब तक ये गर्म हवा जो पैदा हो रही है हीट वेव से, जो पैदा हो रही है आपके कोस्टल एरिया से, जब तक ये ठंडी जगहों तक नहीं पहुंचती है, तब तक ये गर्म हवा एक हीट वेव क्रिएट करती है, जिसको हम नौपदा बोलते हैं. देखो, संस्कृत में इसको नौपदा बोला कि 9 दिन तक ये मिलन हो जाता है, ठंडी हवा और गर्म हवा को, उसके बाद बारिश हो जाएगी. लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है कि जैसा हम चाहें वैसा हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है. तो नौपदा एक पुरानी टर्म से जनरली मान लिया जाता था कि 9 दिन के अंदर ये साउथ से उठी हुई हवा नॉर्थ तक पहुंचेगी और जो भारत का मध्य क्षेत्र है वहाँ बारिश कर देगी. तो इसलिए 9 दिन जो हैं उनको नौपदा कहा गया कि इन 9 दिनों में बहुत गर्मी पड़ने वाली है, लू होगी, बहुत कुछ होगा. लेकिन अब सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेड है. वहाँ भी गर्मी पड़ने लगी है जहाँ सोचा नहीं था, है ना. तो बेसिकली नौपदा तो यही है, एक्सट्रीम हीट. और इसकी कुछ वजहें जो हैं वो ये है कि देखो, हर जगह आप रोड बनाओगे, हर जगह आप कंक्रीट बना दोगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दोगे और उन बिल्डिंगों में कांच भी लगा दोगे. आपको एक बहुत विचित्र सी चीज़ बताता हूँ मैं. बड़ी बिल्डिंगों में कांच लगाना उन देशों ने शुरू किया था जिन देशों के पास कभी भी सनलाइट नहीं थी या कम सनलाइट थी. जैसे यूरोप के देश हो गए, बहुत कम सनलाइट होती है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और उनमें कांच लगा दिए ताकि अगर सनलाइट आए तो कांच के थ्रू उनके ऑफिसेज में पहुंच जाए और वो ऑफिसेज गर्म रहे. एक नेचुरल चीज़ थी. लेकिन हिंदुस्तान ने इसको एक्वायर किया पता नहीं किस तरीके से. उन्होंने सोचा है मॉडर्ननेस है
तो हमने भी क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उनमें भी कांच लगा दिए। वो बिल्डिंगें और गर्म होने लगी। उस गर्मी को बचाने के उस गर्मी से बचने के लिए हमने और एसी लगाए। मेरा मानना है इन कांचों को अगर ख़त्म कर दो तो जितने एसी आपके चल रहे हैं ना, 20% एसीज में ही काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, बिजली की बचत, रिसोर्सेज की बचत, हीट वेव का खतरा कम, एंड ये बिल्डिंग एक्ट करती हैं एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम कर जाती हैं ये बिल्डिंगें। तो ये कॉन्सेप्ट हमने उधार लिया पश्चिम से, ये सोच के कि बहुत मॉडर्न है, बट दे वर साइंटिफिक एंड वी आर नॉट येट साइंटिफिक। वी वर साइंटिफिक इन एंशिएंट टाइम में हम बहुत साइंटिफिक थे। हम गोबर का लेप लगाते थे घरों में, हम जो है पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, चौका करते थे फर्शों पे। तो इससे बहुत ताजगी बनी रहती थी और बहुत ठंडक रहती थी। क्यों? क्योंकि जो गोबर और मिट्टी को मिला के हम चौका करते थे घरों के अंदर, इट ट्रैप्स मॉइस्चर, तो मॉइस्चर बना रहता था। तो आप एक पंखा भी चलाओगे घर में तो वो बना रहेगा। एनीवे, ये तो बात रही आपकी नौबदा की। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, हीट वेव या लू। देखो, गर्मियों में राजस्थान का हाल बहुत बुरा हो जाता है। राजस्थान का क्यों? राजस्थान में रेत है। रेत में क्या होता है कि रेत जो है रेत affects heat wave in daytime and reflects same heat in night time। तो आप अगर कभी रेतों में जाओगे तो दिन में बहुत गर्मी मिलेगी और हो सकता है शाम को आपको अच्छी खासी सर्दी मिल जाए। हीट वेव से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? हीट वेव से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। हीट है तो हीट को कौन आग लगती है तो किसकी ज़रूरत होती है सरकार? आग लगती है तो पानी की ज़रूरत होती है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटिंग। और जब पानी बाहर निकलता है बॉडी से तो सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, साथ में मिनरल्स और सॉल्ट्स भी निकलते हैं। सो बेटर हाइड्रेट विद ORS। नींबू पानी पिएं, नमक ज़्यादा खाएं, ये सब। सेकंड चीज़, डायरेक्ट सनलाइट में आने से बचें। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर ज़्यादा हो गई, व्हाट इट में कॉज स्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यू आर थर्स्टी, यू हैव नॉट ड्रिंक सफिशिएंट ऑफ वाटर, यू केम होम, यू विल शाउट ऑन एवरीवन फॉर नो रीज़न बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से। ठीक, सो इट माइट कॉज स्ट्रेस। Second चीज़, it might cause lack of appetite because you are drinking more and more water. There is capacity of stomach to hold anything up to a certain level. So if you are holding water in the stomach or in the guts, so you don't have any place to eat food. Hence, third symptom is related to this one only. You might lose your weight.
आप वेट लूज़ कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, क्योंकि मिनरल्स सॉल्ट मीन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, ये सब चीज़ें बॉडी से बाहर जाती हैं, दैट में अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम, विच माइट कॉज यू आइदर lack of sleep or sleepiness all the time. That is normal thing. बॉडी कहेगी यार बाहर जाने से तुम्हें ये सब होता है, तो सो स्लीपीनेस। और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर गए हो और बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मिनरल्स को लॉस करके आए हो, तो यू माइट नॉट गेट स्लीप। इट्स अफेक्टिंग योर नर्वस सिस्टम। Third thing. Fourth thing is in women's, particularly in women's, they might have premature baby because they are drinking lot of water. Amniotic fluid is water only. So जितना वाटर एक प्रेग्नेंट लेडी को पीना चाहिए वो उससे ज़्यादा पी रही है, दैट में कम इनटू amniotic sac and that may cause the preterm delivery. So there are chances of preterm delivery in that case. preterm delivery में the weight of the baby will be less and baby is more susceptible to infection. So treatment, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोलो घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत ज़रूरी है तभी निकले, और ये प्रेग्नेंट लेडी नहीं, हर इंसान को। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे बुजुर्ग और बच्चे। एक तरीके से मैं मानता हूँ कि बुजुर्ग और बच्चे सेम है, देयर कंडीशन आर सेम, देयर नर्वस सिस्टम वर्क्स इक्वली ऑलमोस्ट। If you remove the experience from a older person, he is totally like a child. बच्चों को और बूढ़ों को घर से बाहर नहीं निकलना है, केवल तभी निकलना है जब ज़रूरी हो, या सुबह निकलो, शाम को निकलो जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। दोपहरी में निकलना अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी है तो सबको फिर निकलना पड़ता ही है। कोशिश करें बच्चे स्कूल ना जाएं तो ORS का इंतज़ाम होना चाहिए घर पे हमेशा। सेम बूढ़ों के लिए भी ORS का इंतज़ाम होना चाहिए हमेशा। सो दीज आर द मेन थिंग्स। प्रिवेंशन में एक चीज़ और आती है, अगर जाना ही पड़ रहा है बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर, तो मेक श्योर कि सिर पे कोई कपड़ा रख के जाएं। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब फॉरगेट अबाउट द फैशन, हाउ वी लुक, व्हाट वी डू, हाउ पीपल विल थिंक, फॉरगेट एवरीथिंग। अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर को ढक के रखते हैं, बुर्के का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला है। राजस्थान में पगड़ी बांध के रखते हैं सर के ऊपर, और औरतें पल्लुएँ करती हैं, मतलब पल्ला करती हैं। क्यों? क्योंकि सर को ढक के रखना है। साउथ के लोग धोती पहनते हैं, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हीट स्ट्रोक नहीं है, उनको हवा की ज़रूरत है, और यहाँ हीट स्ट्रोक से बचना है। तो सर पे कपड़ा रखें, अपने पास पानी की बोतल रखें,
चाहे बूढ़ा हो बड़ा हो, घर से निकल रहे हो, मेक श्योर के पानी की बोतल आपके पास हो। और बीमारियों से भी बचना है, बाहर का कुछ भी पीने से बचें। खाना तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, चलो थोड़ा बहुत खा लिया बाहर का अगर बहुत ज़रूरी है तो, लेकिन कुछ भी पीने से बचें। स्पेसिफिकली गन्ने का रस, कल्चर मीडिया है बैक्टीरियाज के लिए। गन्ने का रस बहुत अच्छा कल्चर मीडिया है साहब। फलों का रस, आम का रस, मैंगो शेक बाहर जो बनाते हैं, बहुत अच्छा कल्चर मीडिया है। एक तो मीठा, फुल ऑफ शुगर बैक्टीरिया। व्हाट बैक्टीरिया वांट्स शुगर, मिल रही है, उन्हें पीने से बचें। नींबू शिकंजी, नींबू की चीज़ें ये आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जो कोई एस्पेक्ट आपके नोट कर। अब किसी को हीट वेव स्ट्रोक हो ही जाए, पीपल माइट फॉल डाउन। अगर आप ये सब सारे प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो समवन कैन हैव हीट स्ट्रोक, कैन बिकम फेंट, कैन बिकम हीट सिंकोप, body might lose sufficient of water to make you unconscious. That requires emergency treatment. इन सब चीज़ों से बचें। तो एक प्रोस्पेक्ट है, हीट वेव, नोपदा या क्या कहते हैं इसको, नोपद, व्हाटएवर, इनसे बचने का। इसका एक पहलू और भी है। बीइंग ए डॉक्टर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बट बीइंग ए पर्सन एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ चीज़ें आपको और बता दूंगा। एक ऐसा समय जहां ऑलमोस्ट पूरे ही भारत में जस्ट 2% धरती को छोड़ के भारत की, मतलब लेह लद्दाख, कश्मीर का कुछ एरिया, कश्मीर में भी हीट वेव है इस समय। हीट वेव का मतलब पता है क्या है? हीट वेव का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जिस समय होना चाहिए वो टेम्परेचर उस समय नहीं है, उससे कहीं अधिक है। मान लो मेरे लिए दिल्ली में या नोएडा में बैठ के टेम्परेचर इस समय 42 नॉर्मल था, लेकिन वो 48 हो गया। नाउ इट्स हीट वेव। कश्मीर में बैठे हुए किसी आदमी के लिए इसी समय अगर 28 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल था और वहाँ 36 हो गया, इट्स हीट वेव फॉर हिम। और हर तो हीट वेव क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव टेम्परेचर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो मैं कह रहा था वो मैं ये कह रहा था कि साहब जी, सरकारों को भी इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो लोग किसान हैं, जो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट ये सब पालते हैं, अपने जानवरों को बचा के रखें हीट वेव से। जो लोग डेयरी चलाते हैं, मेक श्योर कि उनके डेयरी फार्म में कूलर, पंखे की अच्छी व्यवस्था हो। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गाय भैंसों की दूध देने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि मोदी जी तो कहते हैं आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाले खोल के ले जाएंगे, है नहीं? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। हम एक गर्म देश में रहते हैं,
एक देश जो गर्म है, और जो गर्म देश का जो हिस्सा गर्म नहीं है उसकी पॉपुलेशन बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ध्यान न दें, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, देना भी चाहिए और उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ जंक पॉपुलेशन रहती है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला, गोवा, पुडुचेरी, इन सब जगहों पे हीट वेव चल रही है। पिछले 1 महीने से सबको पता था हीट वेव आने वाली है। अब प्रशासन से मेरा सिर्फ एक सवाल है, चुनाव कराए बहुत अच्छा है, होने भी चाहिए। चुनाव को लेकर मैं कोई टिप्पणी अभी करना नहीं चाहता, फिर किसी दिन बात करेंगे चुनाव को लेकर। पिटारा ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, 7 फेज के इलेक्शन बचे हैं बस, दैट्स इट। लोग कह रहे हैं कि वोट डालने नहीं आए, वोट डालने नहीं आए, वोटिंग परसेंटेज कम है। लास्ट टाइम भी सब कहते हैं इतनी ही गर्मी थी फिर भी लोग आए, इस टाइम कम वोटिंग हुई है। बस जब 7 फेज में ही इलेक्शन करने हैं तो क्यों ना इस तरीके से चूज किया जाए कि जहां हीट वेव ज़्यादा हो सकती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे वहाँ इलेक्शन ना हो। मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन हुए, पहले भी हो सकते थे। यूपी के इलेक्शन तो 7 फेज तक चले हैं। मैं तो कह रहा हूँ अप्रैल में ही निपटा देते यूपी को, मार्च में तो थे नहीं, अप्रैल में ही निपटा देते थे यूपी को। एक अकेला यूपी ख़त्म और यूपी के साथ महाराष्ट्र ख़त्म। जब आपके पास 7 फेज हैं इलेक्शन करने के लिए, उस तरीके से प्लान कर सकते हो ना चीज़ों को कि लोगों को दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, कम से कम पानी की सुविधा हो, बुजुर्गों के लिए ये सुविधा दी जाए तो उनको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। मैंने भी वोट डाला है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई सुविधा नहीं थी कहीं पे भी। नोएडा के अंदर एक आध पोलिंग बूथ पे होगी तो होगी, मैं नहीं जानता। इतना लंबा रोकना लोगों को, और फिर उसके बाद किसी को बोलते हैं फ़ोन अंदर नहीं जाएगा, फ़ोन बाहर छोड़ के आओ। मैं अकेला चुनाव के दिन वोट डालने गया, मेरे को बोला फ़ोन तो अंदर नहीं जा सकता, मेरे साथ कोई था भी नहीं, अब फ़ोन का क्या करूं। मैंने कहा आप रख लो, आते टाइम ले लूँगा। पुलिस वालों को बोला, वो रखने के लिए तैयार नहीं। मुझे 2 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ा, फ़ोन घर पे रख के आना पड़ा, फिर वोट डालनी पड़ी। और उसमें कोशिश भी यही हो रही थी कि शायद ना ही आए तो ही अच्छा है। Not bad from government side, and not good from the point of democracy. तो मेरा हाथ जोड़ के सब लोगों से यही निवेदन है, राजनीतिक चर्चा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जल्दी आ भी रहे हैं आप ही के सामने 2 और 3 जून को।
सारा पिटारा खोलेंगे, जनता की नमज को टटोलेंगे, क्योंकि चुनाव तो इस बार परमात्मा और जनता के बीच में हो रहा है। एक ऐसा महामानव है जिसने अपने आप को परमात्मा घोषित कर ही दिया है, उसके अगेंस्ट जनता खड़ी है। कुछ लोग कहेंगे उसके अगेंस्ट अखिलेश खड़ा है, ये खड़ा है, राहुल खड़ा है, फलाना ढिमका 10 पार्टी, लेकिन हैं वो जनता ही, हैं वो लोग ही, बायोलॉजिकल लोग हैं। बायोलॉजिकल पार्टीज के सामने एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री खड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि परमात्मा जीते और सच में ही परमात्मा जीते। बाकी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था रिदित मेडिकल ट्रस्ट ने, जिसका लिंक एड्रेस आपको नीचे दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश, पता है A68 सेक्टर 71 नोएडा। कभी भी आप मेरे से परामर्श ले सकते हैं और ये परामर्श बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं करता। आई होप आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, समझा। जल के महत्व को समझोगे तो हीट का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट में ये कहने वाला। बाकी नाम कुछ भी दे लो, मॉप दे लो, ये दे लो, वो दे लो, लू दे लो, या ये कहो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ गई। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, हाउ वी यूज़ द वाटर और हाउ वी मिसयूजिंग द वाटर और हाउ वी आर वेस्टिंग द वाटर। सो गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।